नमस्ते विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुद्रा विज्ञान यानी सिक्कों और स्मारकों का अध्ययन करेंगे। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। भारत में प्रचलित प्राचीन सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के उनकी बनावट की वजह से कहलाते हैं क्योंकि वो ठप्पे मारकर बनाए जाते थे। इनका समय 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का है। ये सिक्के चांदी व तांबे के बने होते थे और इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, मोर, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृतियाँ बनी होती थी। भारतीय मुद्राओं का अध्ययन प्राचीन भारत के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इस दिशा में कार्य कर रही है। भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की मुद्रा एकत्रित की जाती है जो भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में सहायता प्रदान करती हैं। ये मुद्राएं सोना, चांदी और तांबा आदि धातुओं की बनी होती थी। मुद्राएं देश के इतिहास के निर्माण में सहायता करती है। ये हमें शासन का परिचय देकर बताती हैं कि उसने कब कब भारत के किस किस भाग में राज्य किया। केवल इन मुद्राओं से ही हमें कई बार विभिन्न राजाओं के अस्तित्व का भी पता चलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन मुद्राओं के अभाव में वो राजा अज्ञात ही रह जाते। इन मुद्राओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर इतिहास के अन्य स्रोतों उदाहरणार्थ पुराणों द्वारा बताए गए ब्यौरों की प्रामाणिकता भी सिद्ध की जाती है। सिक्के कालक्रम का निर्णय करने में भी हमारी सहायता करते हैं। मुद्राएं बताती है कि किस वर्ष उन्हें बनाया गया था। मुद्राओं की प्राप्ति के स्थान से ये जाना जा सकता है कि किस राजा ने कब तक राज्य किया। इसमें राजा की गद्दी पर बैठने और उसकी मृत्यु की तिथि का अनुमान भी लगाया जा सकता है। मुद्राओं से ही हमें समुद्रगुप्त की ठीक तिथियां जानने में सहायता प्राप्त हुई है। मुद्राओं के विभिन्न प्राप्ति स्थानों से हमें संबंधित राजा के राज्य विस्तार का भी पता चलता है। भारत में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने वाली रोमन मुद्राओं से ये पता चलता है कि किसी समय में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच पर्याप्त मात्रा में व्यापार होता था। इससे भारतीयों की आर्थिक स्थिति और उनके समुद्र पर जाने का भी पता चलता है। इन मुद्राओं पर राजाओं के चित्र भी अंकित हैं। उसके आधार पर राजाओं के पोशाक के बारे में भी धारणाएं बनाई जा सकती हैं। कभी कभी इन मुद्राओं से राजाओं के मनोरंजन और उनके प्रिय व्यापारों का भी पता चलता है। इन मुद्राओं से देश की आर्थिक स्थिति की तुलना भी की जा सकती है। यदि लोग सोने और चांदी की मुद्राओं का व्यवहार करते हैं तो निश्चय ही उस राज्य की आर्थिक अवस्था अच्छी मानी जाती है। किंतु इसके विपरीत यदि केवल तांबे की मुद्राओं का व्यवहार होता है या सोने और चांदी की अपेक्षा तांबे की मुद्राएं उनके पास अधिक है तो इससे स्पष्ट है कि उस राज्य की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। किसी स्थान की मुद्राओं के मूल्य में कमी होने से हमें इस बात का संकेत मिलता है कि देश असाधारण स्थिति में से गुजर रहा है। भारत पर हुणों के आक्रमण के समय गुप्त साम्राज्य की मुद्राएं उत्कर्ष नहीं थी। गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित चिन्हों से पता चलता है कि हिंदू धर्म के प्रति उनमें कितना उत्साह था। मुद्राओं से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध होती है और इस प्रामाणिकता को किसी भी प्रकार झुठलाने की संभावना नहीं है। मुद्राओं का निर्माण राजाओं या श्रेणी द्वारा होता था, अतः यह विचार व्यर्थ है कि लोगों को धोखा देने के लिए इन्हें गढ़ा जाता होगा। प्राचीन भारत की मुद्राओं पर पौराणिक कथाओं के स्थान पर चित्र अंकित है। कभी कभी इन सिक्कों को सांचों में भी ढाला जाता था, किंतु ऐसे अवसर कम होते थे जब धातुओं के टुकड़ों पर चिन्हों को छापा जाता था। इससे ही उनकी प्रामाणिकता और मूल्य की गारंटी माना जाता था। भारत पर यूनान के आक्रमण के पश्चात मुद्राओं पर राजाओं का नाम भी अंकित किया जाने लगा। इंडो बैक्ट्रियन राजाओं ने अत्यधिक संख्या में मुद्राएं जारी की थी। पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत की भूमि इन्हीं राजाओं के अधीन थी और इन मुद्राओं पर उत्कृष्ट कला दिखाई देती है। इनका भारतीय मुद्राओं पर अत्यधिक मात्रा में प्रभाव भी पड़ा है। भारतीयों ने मुद्रा पर राजा का चित्र और नाम की नकल करना यहीं से प्रारंभ किया था। यूनान की मुद्राओं से पता चलता है कि यूनान के लगभग 30 राजाओं और रानियों ने भारत पर राज्य किया। प्राचीन लेखक इनमें से 4 या 5 को ही मान्यता प्रदान करते हैं।
यदि ये मुद्राएं प्राप्त न होती तो इन राजाओं से हम सर्वथा अपरिचित रहते। सीथियनों और पार्थियनों की मुद्राएं इतनी उच्च कोटि की नहीं है, फिर भी उनसे पर्याप्त ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। इन मुद्राओं के आधार पर अनेक राजाओं के इतिहास की एक हल्की सी जानकारी भी प्राप्त की गई है, और इनके बिना तो इतना भी पता न चलता। शक युग में सीथियनों का एक दल गुजरात और काठियावाड़ में आकर बस गया था। इस दल के लोगों ने मुद्राएं बनाई और इन मुद्राओं पर राजा और उनके पिता का नाम भी लिखा मिलता है। इन मुद्राओं के आधार पर ही पश्चिमी क्षत्रपों के 300 वर्षों का इतिहास ज्ञात किया गया है। कुषाणों ने भी बाद में पर्याप्त मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया था। पांचाल प्रदेश के मौर्य राजाओं तथा मालव योधे वंशी राजाओं के अस्तित्व का ज्ञान भी इन्हीं मुद्राओं से ही प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं की मुद्राएं पुराणों द्वारा वर्णित सामग्री का समर्थन करती है। गुप्तवंश की मुद्राएं भी उपयोगी जानकारी प्रदान करती हैं। समुद्रगुप्त की मुद्राओं का इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इनका वर्णन उपयुक्त स्थान पर बाद में किया जाएगा। गुप्त काल के पश्चात भारतीय मुद्राओं से अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि मुद्राओं की संख्या सीमित हो जाती है। वी. स्मिथ ने और रेप्सन ने लिखा है कि छापी गई मुद्राएं अपनी मौन भाषा में ये बताती है कि उनको गढ़ने वाले व्यक्ति अधिकारी नहीं थे। स्मिथ का विचार है कि मुद्राएं शिल्प संघ या सुनारों के द्वारा निर्मित होती थी। इतनी बात अवश्य थी कि इन लोगों को मुद्राओं के निर्माण के लिए राजाओं से आज्ञा लेनी पड़ती थी। मुद्राओं का मुख्य भाग मुद्रा निर्माताओं द्वारा अंकित होता था, किंतु उसके पृष्ठभाग पर राजा या नियंत्रक के हस्ताक्षर होते थे। रेप्सन का कहना है कि मुद्रा के मुख्य भाग पर सर्राफ का निशान रहता था और उसके पृष्ठभाग पर उस स्थान का निशान रहता था जहां वह मुद्रा बनकर निकलती थी। आधुनिक खोजों ने यह सिद्ध किया है कि अंकित मुद्राएं सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा तैयार होती थी और इस प्रकार की मुद्राएं पाटलिपुत्र में पाई गई हैं। डॉक्टर जायसवाल का अनुमान है कि ये मुद्राएं चंद्रगुप्त मौर्य के काल की हैं। सरकारी अजायब घरों में असंख्य मुद्राएं आजकल प्राप्य हैं और कुछ म्यूनिसिपल अजायब घर में भी इस दिशा में प्राप्त हैं। कुछ लोगों ने निजी तौर पर भी विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का संग्रह किया है। इन सब का गहन अध्ययन अतिरिक्त प्रमाणों का स्रोत है। स्मारक पत्थर, धातु और मिट्टी की मूर्तियां तथा प्रसाधन सामग्री और आभूषणों के टुकड़े तथा मिट्टी के बर्तन इत्यादि से प्राचीन विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा तक्षशिला की भूमि की खुदाई से ऐसे ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आए जो पहले अंधकार में थे। इस खुदाई से प्राचीन भारत के इतिहास का रूप ही बदल गया। सिंधु घाटी की खुदाई के पश्चात ये कहा जाने लगा कि आर्यों के आगमन से पूर्व भी भारत में एक विकसित सभ्यता थी। तक्षशिला की खुदाई से कुषाणों से संबंधित जानकारी प्रकाश में आई है। यहाँ की मूर्ति कला का अध्ययन करने से गांधार कला की जानकारी प्राप्त होती है। पाटलिपुत्र के प्राचीन स्थानों की खुदाई से मौर्यकालीन राजधानी पर प्रकाश पड़ता है। कंबोडिया के अंकोरवाट तथा जावा के बोरोबुदुर नामक स्थानों से आज भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति का प्रसार कभी यहाँ हुआ था। देवगढ़, झांसी और भीतरगांव कानपुर दोनों गुप्तकालीन कला पर प्रकाश डालते हैं। सारनाथ की खुदाई से बौद्ध धर्म और अशोक संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। स्टाइन की देखरेख में हुई चीनी तुर्किस्तान और बलूचिस्तान की खुदाई से पता चलता है कि इन स्थानों से भारत का अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा था। आशा की जाती है कि पुरातत्वविदों द्वारा भविष्य में भी इतिहास संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।